तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर है। हावड़ा से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रूमा के पास रेलवे की पीडब्ल्यूआई की ट्रॉली से जा टकराई। कोहरे के चलते ट्रेन टकरा गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई। ट्रैक पर काम करने के लिए लाई गई थी ट्रॉली। रूमा स्टेशन के पास की घटना, कानपुर के पास ट्रैक पर काम करने के लिए ये ट्रॉली लाई गई थी। उसी दरमियान ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से जा टकराई। गनीमत ये रही कि किसी भी जानमाल की नुकसान की कोई खबर नहीं। तो नोटबंदी के बाद ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी करने वाले बैंक अफसरों पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 27 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 6 बैंक अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इन अधिकारियों पर आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का आरोप है और इससे पहले आरबीआई ने नई करेंसी को लेकर बैंकों को नया सर्कुलर जारी किया था। आरबीआई ने नई करेंसी के लेन देन का रोजाना ऑडिट करने का आदेश दिया था और गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आरबीआई ने सभी बैंक को ये निर्देश जारी किए थे। आरबीआई की मंशा है कि नई करेंसी का सही इस्तेमाल हो। बीते दिनों कई शहरों से नई करेंसी जब्त होने की खबरें आई थी, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही थी, जिसे लेकर आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। तो केंद्र सरकार की सख्ती के बाद ब्लैक मनी रखने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब गुजरात के अहमदाबाद से महेश शाह नाम का शख्स गायब है। महेश शाह वो शख्स है जिसने आईडीएस स्कीम के तहत 13,860 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा किया, लेकिन इस रकम पर जब उसे टैक्स चुकाना था उससे पहले ही वो फरार हो गया। उसके फोन स्विच ऑफ हो गए। अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी उसे तलाश कर रहे हैं। काला धन रखने वालों को भारत सरकार ने गलती सुधारने का मौका दिया इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम के जरिए। इस स्कीम के तहत सरकार ने लोगों से अपील की कि वो अपनी अघोषित आमदनी पर टैक्स और जुर्माना भरकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। काले धन के महासमुद्र में समुद्र मंथन शुरू हुआ। अघोषित रकम रखने वालों ने सरकार को अपना ब्यौरा देना शुरू किया। इसी कड़ी में गुजरात के महेश शाह भी सामने आए। बिजनेसमैन महेश शाह ने आयकर विभाग के पास अपनी 13,860 करोड़ के काले धन की जानकारी दी। ये काम शाह ने 30 सितंबर को किया, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन ये स्कीम खत्म हो रही थी। महेश शाह अपने चार्टर अकाउंटेंट के साथ इनकम टैक्स विभाग के अहमदाबाद दफ्तर पहुंचे और 13,860 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर दिया। महेश शाह को आईडीएस स्कीम के मुताबिक बताई गई रकम पर टैक्स की पहली किस्त 30 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भरने थे, लेकिन वो किस्त भरने नहीं आया और उसके सभी फोन स्विच ऑफ हो गए। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को जब शक हुआ तो महेश के दोस्त के साथ उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन महेश शाह का पता नहीं चला। 13,860 करोड़ का डिक्लेरेशन किया था और वो उनको क्लियर करना था। और कितने अमाउंट? 65,000 करोड़ नहीं, 13,860 करोड़ का डिक्लेरेशन किया था, बराबर। और पार्टी कहाँ की थी? अहमदाबाद। पार्टी अहमदाबाद की थी। बिजनेस सब उनका बॉम्बे में ही, बॉम्बे एंड पुणे एंड ऑल द साइड ओनली था। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे क्या किस तरह से क्या प्रोसीजर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी कर ली है। उन्होंने सर्च कर दिए, उनके पास सब डॉक्यूमेंट। अभी ये महेश शाह का स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही का प्लान करेंगे। इसी कड़ी में विभाग के अधिकारी उस सीए से भी मिले जो महेश शाह को लेकर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचा था। पूछताछ में सीए ने बताया कि महेश शाह खुद उसके पास आया था और आईडीएस स्कीम के तहत डिस्क्लोजर की बात की थी। सीए का कहना है कि डिस्क्लोज रकम पर टैक्स की किस्त भरने की तारीख जब करीब आई तो महेश शाह को टैक्स भरने की याद भी दिलाई गई, लेकिन उसके बाद शाह का फोन ऑफ हो गया। बताया जा रहा है कि महेश शाह अहमदाबाद और मुंबई में काम करता था। इससे पहले उसकी गिनती किसी नामी गिरामी शख्सियत में नहीं होती थी। उसका क्या कारोबार है इसका भी ठीक पता नहीं लगा है। इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि महेश शाह ने कई कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का काला धन ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख और सरकार की मंशा भांपने के बाद महेश शाह अंडरग्राउंड हो गया। अहमदाबाद से भार्गव पारिक, इंडिया 24/7। तो नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर और लगाम कसने के लिए सरकार इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के डिस्क्रेशन पावर यानी कि खुद से आपको बता दें कि फैसले लेने के अधिकारों में कटौती की तैयारी कर रही है। वही न्यूज एजेंसी पीटीआई ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा है कि टैक्स चोरी के मामले में
लायबिलिटी तय करने को लेकर आईटी अधिकारियों के डिस्क्रेशनरी पावर में कटौती होगी। और पनगड़िया के मुताबिक आईटी के अधिकारियों के लिए आपको बता दें कि डिस्क्रेशनरी पावर के चलते टैक्स चोरी के मामलों में इजाफा होता है। और इसके अलावा सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्टैंप ड्यूटी में भी कटौती की तैयारी कर रही है और इससे रियल एस्टेट में इस्तेमाल होने वाली ब्लैक मनी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और अगर सरकार स्टैंप ड्यूटी की दर घटाती है तो प्रॉपर्टी पर इसका पॉजिटिव असर होगा। और उधर जनधन की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट करने का गोरा धंधा चल रहा है, बखूबी चल रहा है। स्थानीय नेता और दबंग जनधन खातों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद इन खातों में डिपॉजिट बढ़ता ही जा रहा है और सरकार सख्त कदम का दावा कर रही है। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। जनधन की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। जनधन खातों में अब तक 72,843 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसमें से 45,500 करोड़ रुपए नोटबंदी से पहले जमा हुए थे, जबकि 9 नवंबर के बाद करीब 27,343 करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा हुए हैं। जनधन की आड़ में गोरख धंधा। ब्लैक मनी के इस खेल में लोकल लीडर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकल एरिया के दबंग भी जनधन के काले खेल में शामिल हैं। गरीबों और मजबूर लोगों को धमकाकर और लालच देकर उनके खातों में बड़े अमाउंट डिपॉजिट किए जा रहे हैं। जनधन पर सख्त सरकार इसे लेकर सख्त कदम उठा रही है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने ट्वीट किया है कि सरकार काले धन को सफेद करने वालों को नहीं बख्शेगी। सरकार को शक है कि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर करेंसी एक्सचेंज का गलत इस्तेमाल किया है। करेंसी एक्सचेंज का गलत इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी में पुराने नोटों के इस्तेमाल की आड़ में भी काले धन को सफेद किया गया है। सरकार इस मामले में जांच की तैयारी कर रही है। बैंक कर्मियों पर भी सरकार की नजर है। ऐसी आशंका है कि बैंक कर्मचारियों ने जनधन खातों की डिटेल्स लीक की है। उधर आयकर विभाग ने जनधन खातों के गलत इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है। सरहदी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जनधन खातों का दुरुपयोग रडार पर है। तो क्या नोटबंदी लागू करने के फैसले का वक्त बीजेपी नेताओं को पहले से ही पता था? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार और यूपी के कई जिलों में बीजेपी ने पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की खरीदारी की थी और सितंबर और अक्टूबर के महीने में की गई इस खरीदारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। नोटबंदी की बीजेपी नेताओं को थी पहले से जानकारी। बिहार यूपी में लाखों की जमीन का घोटाला, विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हां, पीएम मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले सितंबर अक्टूबर में बिहार और यूपी के कई जिलों में बीजेपी ने जमीनों के कई सौदे किए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को सरकार के नोटबंदी के फैसले की जानकारी पहले से ही थी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। महागठबंधन के विधायकों ने इस बात को लेकर धरना दिया कि बीजेपी ने जमीन घोटाला किया है। दरअसल आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को नोटबंदी के फैसले की जानकारी पहले से थी। बीजेपी के बिहार के अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यालय खोलने के लिए करोड़ों की जमीन खरीदने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने अररिया में 65 लाख, किशनगंज में 70 लाख, अरवल में 32 लाख और मधुबनी में 73.5 लाख की जमीन खरीदी। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी लाखों की जमीन खरीदी गई है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर जमीनों की रजिस्ट्री 19 सितंबर 2016 को कराई गई है, जबकि देश भर में नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर को किया गया है। जेडीयू अब बीजेपी से पूरा हिसाब मांग रही है। काले धन के बारे में राम राम जपना और काला धन अपना। सारे पूरे बिहार में जो पैसे से जमीन खरीदी गई है वो कहां से पैसा आया, कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उसको बताना होगा बिहार की जनता को। पूरे देश में जमीन खरीदा है। वहीं यूपी के हापुड़ में भी बीजेपी ऑफिस की जमीन खरीदने के मामले में कांग्रेस ने काला धन सफेद करने का आरोप लगाया था।
दरअसल 26 अक्टूबर को बीजेपी ने यूपी के हापुड़ में जिला ऑफिस के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण में 288 वर्ग मीटर का प्लॉट अनिल जैन नाम के शख्स ने खरीदा था। जमीन की खरीद के लिए 46 लाख रुपए की 2 ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात एक ऐसे देश की जो बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा है, जहां वेनेजुएला में आर्थिक कयामत आई हुई है। लोग सामान के लिए सरकारी दुकानों के सामने सैकड़ों मीटर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। जो अमीर हैं वो हाथों में नोटों के 1-2 नहीं कई बंडल लेकर रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि दुकानदार नोट गिनकर नहीं बल्कि तौल कर ले रहे हैं। एक खूबसूरत देश की बदसूरत तस्वीर। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वाला देश आज दाने दाने को मोहताज हो रहा है। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या गिरी, वेनेजुएला की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में बिजली से लेकर खाने पीने और स्वास्थ्य सेवाओं पर मुसीबत आ गिरी। लोग हाथों में नोटों की गड्डियां लिए लंबी लाइन में खड़े हैं, लेकिन नोटों की ये गड्डियां रद्दी के बराबर हो चुकी हैं। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि मामूली चीजों के बदले लोगों को तौल कर नोटों की गड्डी देनी पड़ रही है। आर्थिक संकट की वजह से वेनेजुएला में गुमनामी का अंधेरा छाया है और वहां के लोगों की जिंदगी में सन्नाटा। सात मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड और 2 मिस अर्थ जैसे खिताब हासिल करने वाले इस देश की आर्थिक हालत बदहाली की सारी सीमा पार कर चुकी है। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बेहद दूर जा चुकी हैं। लोगों को हफ्ते में सिर्फ 4-5 दिन ही खाना मैसर हो रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग सड़ी गली सब्जियां भी उठाकर खा रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग फेंके हुए कचरे से खाना उठाकर खाने को मजबूर हैं। दुनिया में तेल के सबसे बड़े भंडार यहाँ पर हैं, लेकिन उस तेल की पूछ अब पहले जैसी नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 सालों के दौरान तेल की बिक्री से होने वाली वेनेजुएला की आमदनी करीब 40% से भी ज्यादा कम हो गई है। यानी आर्थिक कयामत ने एक खूबसूरत देश को बदसूरत बनाकर रख दिया है और लोगों के पास सिवाय इंतजार के कोई और ठिकाना नहीं है। छोटी चीजों के लिए लोगों को हजारों के नोट खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट भर सामान नहीं मिल रहा। इस संकट से वेनेजुएला को तभी राहत मिल सकती है जब तेल की कीमतें बढ़े या फिर कोई दूसरा देश आर्थिक मदद करे। फिलहाल कतार में खड़े इस देश को तत्काल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।